एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि हम नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर हम लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। ये उस सीरीज़ का पार्ट 3 है। 2 वीडियोस जो है इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो है डिफरेंट फेस ऑफ द डिजीज़। हम हमेशा देखते हैं कोई डिजीज़ अगर हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि इस डिजीज़ के अंदर पेशेंट का फेस ऐसा हो जाएगा, उस डिजीज़ में वैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कुछ उन डिजीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द जो हम बता रहे हैं फेसेस को वो एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछे गए, तो इसीलिए इसको हमने लास्ट मिनट रिविजन के अंदर ऐड करा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्किंसनिज्म के अंदर कैसा हो जाता है। मास्क लाइक फेस। मिक्सोडिमा के अंदर होगा अपैथेटिक लुक। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर होगा स्टेरिंग लुक, या हम बोल सकते हैं रेस्टलेस। एक्रोमेगली की कंडीशन में होगा एप लाइक अपीयरेंस। कुशिंग्स के अंदर होगा मून फेस। कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर होगा स्क्वायर लाइक बुलडॉग। अब ये जो होता है ना, जैसे कि उसमें क्या होता है कि जो बेबी है, हम कंजेनाइटल की बात करें तो ऑब्वियसली बेबी के अंदर होगा ये, उनका जो फॉर्मेशन है फेस पे वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ा बहुत मतलब एनिमल की तरह उसका अपीयरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेमिया। यूरेमिया की कंडीशन में होगा अर्दी लुक। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर होगा टॉक्सिक लुक। और थैलेसीमिया और डाउन सिंड्रोम के अंदर कैसा होगा, मोंगोलॉइड फेस। ठीक है, मोंगोलॉइड कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि उसका जो नोज है वो थोड़ा सा प्रेस्ड रहेगा, जो चिन वाला पोर्शन है वो भी थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा, उसको हम बोलते हैं मोंगोलॉइड फेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ डिफरेंट टेस्ट की। एग्जाम के अंदर बहुत बार होता है कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कैंस टेस्ट कौन से डिजीज के लिए यूज होता है, या एल्डिहाइड कौन से टेस्ट के एल्डिहाइड टेस्ट कौन से डिजीज के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम उसी को देख रहे हैं। सिफिलिस के अंदर करते हैं हम वॉशरमैन टेस्ट। सिफिलिस के अंदर कैंस टेस्ट भी होता है। ठीक है, स्कोलियोसिस में होता है एडम्स टेस्ट। लिम्फोग्रेनुलोमा में होता है फ्राइज टेस्ट। लेप्रेसी में होता है एल्डिहाइड टेस्ट। पास्चराइजेशन में होता है फॉस्फेट टेस्ट। एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम करते हैं पैच टेस्ट। एच पाइलोरी डिजीज के लिए करते हैं हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट। स्कारलेट फीवर के अंदर हम करते हैं डिक टेस्ट। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर हम करते हैं डायरेक्ट कुम टेस्ट। विजन टेस्ट, विजन जो टेस्ट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इशिहारा टेस्ट करते हैं। लेप्रेसी में करते हैं हम हिस्टामिन टेस्ट। वेरिकोज वेन के लिए हम करते हैं ट्रेनलेनबर्ग टेस्ट। चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस के लिए हम करते हैं नीकिस टेस्ट। टाइफस फीवर के लिए होती है वेलफेलिक्स टेस्ट। कोलेरा में करते हैं हम हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को देखने के लिए किया जाता है रूबीन टेस्ट। और बॉडी कोऑर्डिनेशन को देखने के लिए क्या किया जाता है, हील टू चिन टेस्ट। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि डायरेक्ट कुम टेस्ट, देन ट्रेनलेनबर्ग टेस्ट, फिर है ये रूबीन टेस्ट, वेलफेलिक्स टेस्ट, ये सारे जो हैं ये प्रीवियसली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी को कंपाइल करके एक साथ लेकर आए। नेक्स्ट अब जो है हम यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम वो सारे ट्यूब्स का देखेंगे यहाँ पे जो हम आईसीयू में या ओटी के अंदर यूज करते हैं पेशेंट के लिए, या इन जनरली भी पेशेंट्स के लिए जो ट्यूब्स यूज करी जाती है। सबसे पहले जो हम ट्यूब देख रहे हैं यहाँ पे वो है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है। अब नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, हम ट्रेकिया के अंदर यूज करते हैं। अब ये ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, हम थोड़ा ट्रेकियोस्टोमी के बारे में देख लेते हैं। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, ओपनिंग इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स की एंटीरियर वॉल में हम क्या करते हैं, ओपनिंग क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये अंदर इंसर्ट होता है। ठीक है, और क्यों करते हैं कि जैसे कि लॉन्ग टाइम तक अगर हमें किसी को ब्रीदिंग सपोर्ट देना है ना, उसके लिए हम ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। ये एक तरह का क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, कैसा प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर।
अब देखते हैं यहाँ पे कप का प्रेशर, तो कौन से कप की बात हो रही है, ये वाला जो कप है ये वाला, इसके प्रेशर की बात करें कितना होना चाहिए 15 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मीन्स यहाँ पे हम इतना उसके अंदर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर हमने कम प्रेशर अप्लाई करा तो क्या हो जाएंगे, सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो बलून है ये क्या हो जाएगा, ये बलून ब्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रेशर हमने ज़्यादा दे दिया तो इसको ये क्या होगा, ज़्यादा अगर ब्लो हो गया तो इसके सराउंडिंग में जो भी टिश्यूज होंगे वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। अब ट्रेकियोस्टोमी के टाइम पे पोजीशन क्या देते हैं पेशेंट को हम, सुपाइन विद द सैंड बैग अंडर द शोल्डर, ठीक है, सुपाइन पोजीशन देंगे, बट इसका जो शोल्डर वाला पार्ट होगा ना वहाँ पे हम सपोर्ट देंगे, ठीक है। इसको हम रोज पोजीशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज पोजीशन। ये 2012 के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, कि रोज पोजीशन किसको बोलते हैं। तो रोज पोजीशन में क्या होता है, सुपाइन विद द सैंड बैग अंडर द शोल्डर। जरूरी नहीं है सैंड बैग है, हम कुछ भी सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट वगैरह भी रोल करके रखी जाती है, बस हमें पेशेंट को वो क्या बोल सकते हैं, पोजीशन पे लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब जो ट्रेकियोस्टोमी के लिए इंसिजन लगा रहे हैं, तो हम इंसिजन कहाँ लगाते हैं, इंसिजन इन ट्रेकिया बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड रिंग, ठीक है, ट्रेकिया की सेकेंड और थर्ड रिंग के बीच में हम क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल है ना, थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि सेकेंड और थर्ड रिंग में, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें ना, प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या होता है, मीन्स हम मतलब हॉस्पिटल साइड की बात कर रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ रिंग के बीच में क्या करते हैं, हम इंसिजन लगाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर कैसी ट्यूब यूज होती है, अनकफ ट्यूब, जिसमें कफ जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अगर हम ट्यूब साइज की बात करें तो न्यूबॉर्न के अंदर ट्यूब का साइज होगा लेस देन 4 फ्रेंच, चाइल्ड में होगा 4 to 7 फ्रेंच, और अडल्ट में होगा मोर देन 7 फ्रेंच, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स है ट्रेकियोस्टोमी से रिलेटेड, ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट्स है, बस उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है एक एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है, ये क्या है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। अब ये क्या होता है, इस ट्यूब को insertion of tube through the nose or mouth into the trachea is called intubation, ठीक है। देखो ट्रेकियोस्टोमी में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम ओपनिंग बना रहे थे, कहाँ पे, लैरिंक्स के एंटीरियर वॉल पे, मीन्स बाहर की तरफ हम ओपनिंग बना के और इस ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। जबकि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर क्या करते हैं कि ये जो ट्यूब का ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम नोज या माउथ के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंट्यूबेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंट्यूबेशन। अब ये जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होता है ना, ये शॉर्ट पीरियड के लिए यूज होता है। अगर किसी पेशेंट को हमें 10 to 14 डेज अगर उसको सपोर्ट देना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं। बट अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को ब्रीदिंग सपोर्ट देना है तो हम वहाँ पे ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसको यूज करने के लिए मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए मींस इंट्यूबेशन के टाइम पे हम कौन सी पोजीशन देते हैं, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर, ठीक है। ये जो और ये मैन्यूवर जो होता है ना, हम किसके अंदर, सीपीआर के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और हमने सीपीआर में एक और चीज देखी थी, जिसमें अगर पेशेंट को क्या है, स्पाइनल या सर्वाइकल इंजरी अगर हुई है तो हम कौन सी पोजीशन देते हैं, तब हम देते हैं जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का यूज करते हैं, जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर का, ठीक है। अब देखो, अब ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है ना, वो कहाँ पे प्लेस करी जाती है, जस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द कैरिना। कैरिना क्या होता है, पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रेकिया क्या होता है, उस पॉइंट पे आके ट्रेकिया डिवाइड होता है ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कैरिना। अब देखिए, अब इंट्यूबेशन के लिए ना हमें कुछ 2-3 चीज़ें जो हैं उनका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला, इन्फ्लेट द कफ बाय 5 to 10 cc ऑफ एयर। ये जो कफ है, इस कफ को हमें क्या करना है, इन्फ्लेट करना है, और इन्फ्लेट कब करना है, इंट्यूबेशन के बाद में,
ठीक है, जब हमने प्लेस कर दिया उसके बाद में हम इसमें कितना देंगे, 5 to 10 cc एयर हम उसके अंदर ब्लो करेंगे। ठीक है, अगर हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर रहे हैं मीन्स डिफ्लेट द कप ड्यूरिंग द एक्सट्यूबेशन। एक्सट्यूबेशन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ द ट्यूब। ठीक है, उस टाइम पे अगर हम ट्यूब को रिमूव कर रहे हैं तो हम ये इसको क्या कर देंगे, डिफ्लेट कर देंगे। ठीक है, अब क्या और इसमें और क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमने ट्यूब इंसर्ट करी हुई है तो हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंटली जो है पेशेंट की ट्यूब को सक्शनिंग करना है। ठीक है, और सक्शनिंग हम कितना करेंगे, 2 to 4 आवरली, 2 to 4 आवरली हम क्या करेंगे, सक्शनिंग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ट्यूब की साइज की अगर बात करें तो इन्फेंट के लिए हम यूज करते हैं 2.5 to 4 mm, 1 ईयर चाइल्ड के अंदर यूज करते हैं 4 to 5 mm, अप टू द 10 ईयर चाइल्ड हम यूज करते हैं 7 to 8 mm, और अडल्ट के अंदर यूज करी जाती है 8 to 9.5 mm। ठीक है, बहुत बार होता है कि अडल्ट के अंदर हम 7.5 mm जो होता है ना उसका ट्यूब भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई किससे रिलेटेड, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन से रिलेटेड हो गई। ठीक है, तो जब इसका जो रिमूवल हम ट्यूब का रिमूवल कर रहे हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्यूबेशन। ठीक है, उसी तरह से जब हम ट्रेकियोस्टोमी जो है, इस ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का जो रिमूवल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकैन्युलाइजेशन। डीकैन्युलाइजेशन। ठीक है, ट्रेकियोस्टोमी के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, डीकैन्युलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है एक सक्शन कैथेटर। ठीक है, नाम से ही पता पड़ रहा है कि सक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्यूब की साइज देखते हैं अलग अलग। इन्फेंट के अंदर यूज करते हैं हम 5 to 6 फ्रेंच, चिल्ड्रन में होता है 6 to 10 फ्रेंच, और अडल्ट के लिए यूज करते हैं हम 10 to 18 फ्रेंच। ठीक है, इसमें भी अलग अलग क्या होती है, कलर कोडिंग्स होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्यूब्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम सक्शन की बात कर रहे हैं तो सक्शन में हमें क्या ध्यान रखना है कि सक्शन हमें कितने टाइम तक के लिए करना है, फॉर 8 to 10 सेकेंड। ठीक है, जस्ट 8 से 10 सेकेंड के लिए, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं उसको लेस देन 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड्स भी हम बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमने एक्सेस कर लिया तो वो क्या करेगा, हाइपोक्सिया क्रिएट करेगा। ठीक है, अब सक्शन करते टाइम हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हम इंडिकेशंस जो बोलते हैं वो क्या है, सबसे पहला है डोंट अप्लाई द प्रेशर वाइल इंसर्टिंग। जब हम इस ट्यूब को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्यूब के अंदर, तो हमें क्या नहीं करना है, प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। सेकेंड, इंसर्ट टिल द गैग रिफ्लेक्स। जब हम ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करके एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, पेशेंट कफ करेगा या फिर हमें ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा, है ना, टिल गैग रिफ्लेक्स और ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं हम, या तो पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स आ जाए या हमें ऑब्स्ट्रक्शन फील हो जाए, हमें वहीं तक ट्यूब को क्या करना है, इंसर्ट करना है। देन क्या करना है, विड्रॉ द कैथेटर 2.5 सेंटीमीटर विदाउट द प्रेशर। ठीक है, जैसे ही हमें गैग रिफ्लेक्स या ऑब्स्ट्रक्शन जैसे ही हमें फील होगा तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पे प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कैथेटर को विड्रॉ करेंगे, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। देन क्या करेंगे, हम रोटेशन के अंदर उस कैथेटर को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव द कैथेटर इन रोटेशन। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर द सक्शन। ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, सक्शन से पहले और सक्शन के बाद में क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। ठीक है, ये कुछ कॉमन चीजें किससे रिलेटेड है, सक्शन और सक्शन कैथेटर से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जिसको हम एनजी ट्यूब बोलते हैं ना, या हम फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं उसको, और उसको हम रायल्स ट्यूब भी बोलते हैं, लेविन ट्यूब भी बोलते हैं, फीडिंग ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ जो होती है इस ट्यूब की वो होती है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ट्यूब की साइज की बात करें तो इन्फेंट के लिए हम यूज करते हैं 5 to 8 फ्रेंच, चिल्ड्रन के यूज करते हैं 10 to 12 फ्रेंच, और अडल्ट के लिए यूज करते हैं हम 14 to 18 फ्रेंच। ठीक है, अगर हम मेजरमेंट की बात करें कि 105 सेंटीमीटर क्या है, ये तो टोटल लेंथ है, बट हम इंसर्ट कितनी करेंगे, तो इसको मेजरमेंट के लिए देखिए यहाँ पे देख रहा है ना कि हम कैसे करते हैं, टिप ऑफ द नोज के टिप से लेके
ईयरलोब एंड देन अप टू द जिफॉइड प्रोसेस। इस तरह से हम ट्यूब को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्यूब इज मेजर्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द ईयर अप टू द जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। और जहाँ पे ये एंड हो रही है ना, जैसे कि यहाँ पे ये एंड हो रही है, तो बस इतना ही ट्यूब क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो हम जो एनजी ट्यूब दे रहे हैं ना, एनजी ट्यूब जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो या तो हम पेशेंट को फीडिंग के लिए दे रहे लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लावाज के लिए, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक लावाज होता है ना, उसको हम स्टमक पंपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक पंपिंग। ये भी क्वेश्चन जो है 2015 के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। मैं अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विच ऑर्डर बाय द फिजिशियन शुड अ नर्स क्वेश्चन, ठीक है, कि फिजिशियन के कौन से ऑर्डर को नर्स को क्वेश्चन करना चाहिए। ऑप्शन 1 है अ क्लाइंट विथ सीओपीडी हु इज प्रिस्क्राइब्ड मेटोप्रोलोल। सीओपीडी का एक पेशेंट है जिसको क्या प्रिस्क्राइब करी हुई है, मेटोप्रोलोल। ऑप्शन बी है अ क्लाइंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर रिसीविंग एन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। थर्ड है अ क्लाइंट विथ abdominal aortic aneurysm taking diltiazem। एंड फोर्थ है अ क्लाइंट विथ अ लॉन्ग टर्म हीमोडायलिसिस रिसीविंग इपोइटिन अल्फा, ठीक है। अब देखिए हीमोडायलिसिस की अगर हम बात करें तो हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है, पेशेंट को हम उस टाइम पे जो होता है इरिथ्रोपोइटिन जो होता है हार्मोन, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम उसको इरिथ्रोपोइटिन इपोइटिन जो होता है वो आउटसाइड प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रिपल ए का पेशेंट है, मींस एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है, तो उसके अंदर हम डिल्टिज़म देते हैं, उसमें ड्रग्स होती हैं, ठीक है। क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का वो यूज करता ही है, ठीक है। तो बचा ये वाला ऑप्शन कि अ क्लाइंट विथ सीओपीडी हु इज प्रिस्क्राइब्ड मेटोप्रोलोल। देखो मेटोप्रोलोल क्या होती है, बीटा ब्लॉकर होती है, ठीक है। क्या होती है, बीटा ब्लॉकर, है ना। बीटा ब्लॉकर क्या है, ये एंटी हाइपरटेंसिव है। तो ये क्या करता है ना, बीटा ब्लॉकर जो है ये करवाएगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ये क्या करवाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। तो अब देखो सीओपीडी के अंदर क्या है, ऑलरेडी पेशेंट के लंग्स कैसे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है। लंग्स कैसे है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, मींस प्रॉपरली क्या नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऊपर से अगर हम मेटोप्रोलोल दे रहे हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ज्यादा हो गया तो पेशेंट की कंडीशन क्या हो सकती है, और ज्यादा डिटोरिएट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर फिजिशियन सीओपीडी के पेशेंट को अगर बीटा ब्लॉकर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो उसे क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए अगर हम बीटा ब्लॉकर की बात करें ना, तो बीटा ब्लॉकर में हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो क्या होता है कि जो सबसे बेस्ट और सेफेस्ट बीटा ब्लॉकर होती है ना, बेस्ट एंड सेफेस्ट, सबसे बेस्ट और सबसे सेफ बीटा ब्लॉकर जो हम प्रेगनेंसी के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है, लेबेटालोल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी के अंदर बेस्ट और सेफेस्ट बीटा ब्लॉकर कौन सी होती है, लेबेटालोल होती है, ठीक है। अच्छा अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात करें हम, ठीक है ना, एक और चीज़ है परफॉर्मेंस। किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है ना, जैसे स्टेज फोबिया वगैरह है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, स्टेज फोबिया नहीं, जैसे लोगों के सामने भी आने वगैरह, आने में और उसमें, तो वहाँ पे हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, प्रोपेनानॉल, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। एक और चीज़, बीटा ब्लॉकर जो होता है ना, इनको हमेशा कब यूज़ किया जाता है, अर्ली मॉर्निंग के अंदर दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग के अंदर पेशेंट को दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स शुड टीच अ क्लाइंट विथ एंजाइना अबाउट द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। एक एंजाइना का पेशेंट है और उसके हमें क्या दे रहे हैं, हम नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं, तो नर्स को क्या उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट को बताना है।
तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या होती है, एक तरह की वेसोडाइलेटर है, ठीक है, ये क्या है, एक वेसोडाइलेटर है। तो ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अब नाइट्रोग्लिसरीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं, है ना, कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे इसका अर्लीस्ट जो साइड इफेक्ट है, ठीक है, इसका जो अर्लीस्ट साइड इफेक्ट है, अर्लीस्ट साइड इफेक्ट क्या है, हेडेक, ठीक है, कि नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है अगर पेशेंट और उसको हेडेक हो रहा है तो क्या करना है, उसको इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, हाइपोटेंशन, शॉक, हेडेक एंड फ्लशिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हेडेक, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन का अर्लीस्ट साइड इफेक्ट क्या है, हेडेक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम कुछ और देखें कि ये कभी कभी क्या होता है, टेकीकार्डिया भी करवाता है, ठीक है, टेकीकार्डिया भी करवाता है नाइट्रोग्लिसरीन। उसके साथ में अगर हम देखें कि नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ना वो कैसा होता है, फोटोटॉक्सिक होता है, ठीक है, फोटोटॉक्सिसिटी होती है, मीन्स उसको हमेशा डार्क के अंदर हम स्टोर करके रखेंगे, डार्क प्लेस, डार्क एरिया वहां पे रखेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हो गई किससे रिलेटेड, नाइट्रोग्लिसरीन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर असेंशियल इन द थेरेपी ऑफ अ क्लाइंट विथ एमआई, ठीक है। एमआई का कोई पेशेंट है, उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं। व्हाट should indicate to a nurse that a therapeutic response to this medication has been achieved, कि इनमें से कौन सा ऐसा थेरेपेटिक रेस्पॉन्स है जो नर्स को ये बताएगा कि जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं वो ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव है, मीन्स वो यूजफुल आ रही है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, ये क्या कर देते हैं, कार्डियक आउटपुट जो होता है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देंगे, कार्डियक आउटपुट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, a 15% increase in apical pulse rate, ठीक है। सेकेंड है a rise in CVP from 12 to 15 सेंटीमीटर। थर्ड है यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर की प्रीवियसली 40 ml पर आवर। और लास्ट है डिमिनिश्ड क्रैकल्स इन द लंग्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का कौन सा ऐसा इफेक्ट पेशेंट के ऊपर आ रहा है जो ये बताएगा कि जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं उससे जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए वो इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर यूरिन आउटपुट बढ़ गया मीन्स अगर फ्लूइड जो है बॉडी से निकल गया तो क्या हो जाएगा कि डिमिनिश्ड क्रैकल्स इन द लंग्स, ठीक है, लंग्स में क्रैकल साउंड नहीं सुनाई देगा या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही कम होगा, ठीक है। क्रैकल्स जो होता है ना वो कब सुनाई देता है, अगर हार्ट फेलियर की कंडीशन है तो वहां पे क्या होगा, क्रैकल साउंड होगा, ठीक है। किसमें होगा, क्रैकल साउंड हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज एंड इंस्ट्रक्टेड टू टेक furosemide means Lasix every morning. The nurse tells the client to notify the healthcare provider in the event of, एक पेशेंट है जिसका क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो रहा है और वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है, लेसिक्स, उसको लेने के लिए बोला जा रहा है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो नर्स क्या बताएगी, बोलेगी उसे कि इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जिसके आने पे उसको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज्ड एपेटाइट, सेकंड है डिस्टरप्शन इन स्लीप पैटर्न, थर्ड है इंक्रीज्ड यूरिन फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ है लेग क्रैम्प्स, ठीक है। अब लेसिक्स क्या है, ये एक डायूरेटिक है, ठीक है। तो ये डायूरेटिक है तो ये क्या करवाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये यूरिन आउटपुट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
तो देखो इसका एपेटाइट से कोई लेना है कुछ नहीं है, स्लीप पैटर्न के अंदर भी डिस्टरप्शन नहीं है, यूरिन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ये तो इसका इफेक्ट है। ठीक है, लास्ट है लेग क्रैम्प्स, तो इसका आंसर होगा लेग क्रैम्प। अब लेग क्रैम्प क्यों होगा, क्या है, अगर पेशेंट को लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं मीन्स कि उसका पोटेशियम जो है, उसका जो पोटेशियम लेवल है वो क्या हो रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है। ठीक है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है। ठीक है, देखो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही क्या हो जाएंगे, बाहर ड्रेन आउट होंगे। ठीक है, रिमूव आउट होंगे। तो अगर पोटेशियम ज़्यादा लॉस हो गया तो पेशेंट को क्या होगा, लेग क्रैम्प्स हो गए। ठीक है, इसीलिए अगर पेशेंट को लेग क्रैम्प होंगे तो उसे बोला जा रहा है कि उसे नोटिफाई करना है किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a community health nurse is triaging victims at the site of the disaster. Which client should the nurse categorize as the black? ठीक है, प्रायोरिटी 4 कि एक डिजास्टर हुआ है उस साइड पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कर रही है, विक्टिम्स जो भी हैं, जो भी लोग अफेक्ट हुए हैं उनको क्या कर रही है, ट्राइज कर रहे हैं। मीन्स अलग अलग हम जैसे कोडिंग देते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन, रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको नर्स कैसी कैटेगरी देगी, ब्लैक, मीन्स की प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी पे रखेंगे उसको। फर्स्ट है ऑप्शन, देखो ऑप्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी 4 क्या होता है। सबसे पहले होते हैं रेड, फिर आता है येलो, फिर होता है ग्रीन एंड देन होता है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक जो होता है वो होता है अर्जेंट, येलो होता है इमीडिएट, ठीक है, ग्रीन जो होते हैं वो होते हैं स्टेबल, और ब्लैक जो होते हैं ना वो होते हैं अनस्टेबल बोल सकते हैं एक तरह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिनके सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज, मतलब बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पेशेंट को हम फोर्थ में रखेंगे, मीन्स जिसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो। अब देखते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, द क्लाइंट हु इज अलर्ट एंड हैज सकिंग चेस्ट वुंड। ठीक है, अब पेशेंट कैसा है, अलर्ट है, तो क्या वो प्रायोरिटी 4 पे आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है द क्लाइंट हु कैन नॉट स्टॉप क्राइंग एंड कांट आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा पेशेंट है जो क्या कर रहा है, रोना बंद ही नहीं कर रहा है। ठीक है, मीन्स क्या है कि अभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो भी प्रायोरिटी 4 में नहीं आएगा। थर्ड है द क्लाइंट हुज अब्डोमेन इज हार्ड एंड टेंडर टू टच, तो ये भी क्या है, ये भी पेशेंट सर्वाइव तो हो सकता है। ठीक है, लास्ट है द क्लाइंट हु हैज फुल थिकनेस बर्न्स ओवर 60% ऑफ बॉडी। ठीक है, एक पेशेंट है जिसका जो बर्न है वो कौन सा डिग्री का है, 60% है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर देखो जैसे यहाँ पे पता पड़ रहा है कि हम पेशेंट 60% बर्न ऑलरेडी हो चुका है, हम कितनी भी केयर कर लें बट पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, लेस है। ठीक है, और अगर हम डिजास्टर साइड की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे वैल्यू देते हैं या जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं हम ग्रीन को। ठीक है ना, ग्रीन को क्यों प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ग्रीन वाले क्या है, स्टेबल है। अगर सबसे पहले हमने उनको कैटेगराइज कर दिया तो वो हमारी और हेल्प कर सकते हैं कि हम बाकी लोगों को भी क्या कर सकें, अगर हमें किसी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो हम वहाँ से कर सकें, उस जो डिजास्टर साइट है उसको हमें क्लीन क्या हमें मतलब एम्प्टी करना है ना वहाँ से लोगों को, तो वो उसमें भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, डी है। ठीक है, तो हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐड करूं। ओके, थैंक यू।